हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो में आप सबके लिए मैं लेके आ गया हूं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए ऐसे 50 सवाल, ऐसे ऐसे गिन गिन के चुन चुन के 50 सवाल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो कि देखिए बेसिक है, सिंपल है, इजी टू इंप्लीमेंट है, लेकिन इंपैक्टफुल बहुत हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हैं। आपके रिस्पेक्टिवली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दुनिया के जितने भी ट्विस्ट टर्न भरे जो भी फंडामेंटल्स हैं उनको ठोक पीट के चेक करने का कैपेबिलिटी होल्ड करते हैं ये 50 प्रश्न। और इसी वजह से ये अगर वीडियो आप अंतिम सेकंड तक देख लेते हैं, 50 प्रश्नों को समझ लेते हैं, तो उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में, बहुत सारी सिचुएशंस में ये 50 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट और मददगार साबित होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देता है तो उसे सॉल्व करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर आ जाएगा एक बार ये 50 प्रश्न अगर आप देख ले तो। साथ ही साथ लॉजिक बिल्डिंग में बिगनर्स को बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें भी आपको राहत और बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ा इशू हर एक बिगनर फेस करता है कि ट्यूटोरियल देखते वक्त तो भैया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बड़ा मजा आता है, सिंटैक्स समझ में आता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सब समझ में आता है, लेकिन जब खुद के हाथों से कोड नहीं निकलता तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती। कोड नहीं कर पा रहे हम लोग, तो कर पाओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखना। 50 के 50 जो प्रश्न हैं वो आपके सामने रखूंगा, आइडिया उसमें क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा, कोड स्निपेट का एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो भी आउटपुट रिजल्ट होगा क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने का क्या सफर रहा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर में मैं आपको समझाने वाला हूं, वही देसी बिंदास अंदाज में। तो करें शुरू भैया, चलिए। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल अपन एकदम तैयार हैं जी क्वेश्चंस के साथ। अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक जैसे आप देख सकते हैं कोड स्निपेट्स भी मौजूद हैं। अब बस अगर आप तैयार हैं तो यार अपन शुरू करते हैं, एक एक कोड स्निपेट को रन करते हैं आपके सामने और रिजल्ट के साथ आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन से लेके आंसर तक का सफर आखिर तय हुआ तो कैसे हुआ। इससे पहले मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर आपको पाइथन के कुछ बेसिक्स जानने हैं, समझने हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव अगर समझना है, जो कि यहां पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, तो अपन ने अपने प्यारे चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के ऊपर वन शॉट वीडियो ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आपको वन शॉट वीडियोस पसंद नहीं है तो प्लेलिस्ट भी अपन ने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इधर वन शॉट या प्लेलिस्ट दोनों में से किसी का भी चुनाव करिए, समझिए, सीखिए, एंड देन व्हेन यू कम हियर तब भैया आप एकदम रपा रप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर को समझ भी पाओगे और खुद से अपने इस कोड को जब चाहो लिख भी पाओगे। ऑल्दो ये जो रिस्पेक्टिवली कोड फाइल है ये मैंने इसकी लिंक जो है भैया डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप तुरंत इसे एक्सेस करके अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो चलिए हम भी शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन क्रमांक 1 से। देखिए हम बड़े बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक से एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। तो शुरुआत हम क्वेश्चन क्रमांक 1 से करते हैं, जिसमें अपने को बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि प्रिंट योर नेम एंड फेवरेट हॉबी। प्रिंट करने को बोल रहा है, मतलब अपने को कोड रन करने के बाद आउटपुट कंसोल में अपना खुद का नाम और अपनी फेवरेट हॉबी जो है दर्शानी है, दिखानी है। इसके लिए देखिए मैंने यहां पे हर क्वेश्चन के लिए एक हिंट या आइडिया जो है ना उसे सॉल्व करने का वो भी दे रखा है, ताकि आपको और इजी हो, एक रेफरेंस आपको मिले, ठीक है, काइंड ऑफ एक नोट आपकी वहां पे मेंशन हो जाए हर क्वेश्चन के साथ। तो इट इज क्लियरली मेंशन प्रिंट मेथड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग्स। तो हम यहां पे हमारा जो नाम है, हमारी जो फेवरेट हॉबी है, ये काइंड ऑफ एक स्ट्रिंग ही होगी ना, तो उसे प्रिंट मेथड के थ्रू हम दर्शा सकते हैं। देखिए जैसे कि प्रिंट मेथड मैंने लगा दिया, ये पाइथन का ही एक इनबिल्ट मेथड है जो हम इसमें लिख देते हैं एज अ स्ट्रिंग के रूप में, वो आपको आउटपुट कंसोल में दिख जाता है। जैसे मेरा नाम है जी श्रीधर और जी अपना काम क्या है जी, स्टूडेंट्स की मदद करना, और फेवरेट हॉबी क्या है जी, अब फिलहाल कोडिंग कर रहा है तो चलो कोडिंग ही लिख देते हैं। अब ये इस प्रकार से अगर आपने लिख दिया तो दोनों चीजें जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आपको आउटपुट कंसोल में देखने को मिल जाएंगी, नहीं मिल रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 पे। वो बोल रहा है कि आपको क्रिएट करना है इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब कुछ वेरिएबल्स अपन ले लेते हैं जिसमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप का डेटा डाल देना है और उनके टाइप्स को प्रिंट करना है। मतलब आपको ये कंफर्म करना है कि जो डेटा आपने बनाया है, जिसे अपन इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग बोल रहे हैं, वो इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग ही है, ये मुझे टाइप चेक करके दिखाओ, प्रिंट करके दिखाओ उसकी टाइप।
तो ठीक है जी, आप सिंपली टाइप मेथड का जो एक तरीके से इस्तेमाल है वो कर सकते हैं टू इंस्पेक्ट द डेटा टाइप्स। तो इसमें देखिए मैंने एक इंटीजर ए वेरिएबल 10 डाल दिया, ये आपका ऑब्वियस ही बात है 3.5 ये फ्लोट है और ये आपका स्ट्रिंग है। तो ए बी सी इन वेरिएबल्स में मैंने ये पुटअप कर दिया है और देखिए अब मैं टाइप मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं प्रिंट के अंदर ही, ताकि वो आउटपुट कंसोल में सीधा टाइप आपको देखने को मिल जाए। टाइप ऑफ ए मतलब ये सिंपली वेरिएबल ए के अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है ये आपको बताएगा। सिंपली उसी तरीके से टाइप ऑफ वेरिएबल बी, टाइप ऑफ वेरिएबल सी, यानी कि जो डेटा वो रिस्पेक्टिवली पॉइंट कर रहे हैं उसका टाइप क्या है जी, ये तो समझाओ, वो तो बताओ। और वो आपको रिजल्ट में सीधा सीधा दिख जाता है, क्लास इंटीजर, फिर फ्लोट और स्ट्रिंग, हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन क्रमांक 3 बड़ा सिंपल है, बोलता है स्वैप टू वेरिएबल्स, मतलब मेरा एक वेरिएबल लेट से मैं ले लेता हूं वैल्यू 5 है और y ले लेता हूं जिसमें वैल्यू 10 है। अब ये बोल रहा है कि सिंपली स्वैप टू वेरिएबल। अब देखिए पाइथन में ना टपल अनपैकिंग का एक फंडा होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको यहां पे भी पता चली जाएगा, बहुत सिंपल है। जब हम लोगों को दो वैल्यूज को स्वैप करना होता है बिना एक टेम्पररी इंटरमीडिएट वेरिएबल को लिए, मतलब अननेसेसरी ना लाइन वेस्ट करनी है ना स्टोरेज वेस्ट करना है, हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो उसमें भैया टपल अनपैकिंग बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जैसे कि होता क्या है टपल अनपैकिंग, मतलब कुछ नहीं भैया, x और y ये वेरिएबल आपने ले लिए। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू में x, y मेंशन करोगे और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू में आप उल्टा कर दोगे, y, x कर दोगे। सिंपली दैट मच, बस इतना ही है। लेफ्ट हैंड साइड में x, y, राइट हैंड साइड में y, x, उल्टा एक दूसरे के रिवर्सल में होना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ असाइन हो जाता है, y की वैल्यू x को असाइन हो जाती है, x की वैल्यू y को असाइन हो जाती है। दैट्स द सिंपल फंडा। और आपका बिना टेम्पररी वेरिएबल का जो रिस्पेक्टिवली टू वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो स्वैप हो चुकी हैं। पहले x 5 था अभी 10 है, y पहले 10 था अभी वो 5 है। सिंपल प्रूवन रिजल्ट। अब आते हैं भैया क्वेश्चन क्रमांक 4 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्रमांक 4, इनपुट नंबर एंड कन्वर्ट टू इंट। अच्छा जी, मतलब अब आपको यूजर से इनपुट लेना है और फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये ऐसा स्पेसिफिकली क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे इनपुट जो है, ये जो मेथड अभी हम यूज करने वाले हैं यूजर से इनपुट वैल्यू लेने के लिए, ये एक्चुअली स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है, ये हमें स्ट्रिंग देता है। अगर आप 5 भी एंटर करोगे ना तो उस 5 को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, वो 10 भी दोगे तो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। बट हमको तो भैया अगर 5 एंटर कर रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट कि वो नंबर ही रहे, सही बात है कि नहीं। तो हम उसे क्या करते हैं, कास्ट करते हैं इनटू इंटीजर। मतलब यहां सबसे पहले तो इनपुट यूजर से लिया जाएगा, सही बात है, और एक बार इनपुट यूजर से लिया गया उसके बाद भैया उसके आगे इंटीजर खड़ा है, वो क्या बोल रहा है, चल भैया इसको इंटीजर बना के भेज मेरे पास। और फिर एक बार इंटीजर वो बन गया, फिर आप रिस्पेक्टिवली उसे नम वेरिएबल में स्टोर करके जो चाहे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, या फिर आप मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करते, सिर्फ नम दिखाना चाहते हैं, लेट से चलो मैं सिर्फ नम दिखाता हूं कि जो नंबर आया था वही दिखाता हूं आपको, इस तरीके से काम करते। चलिए इसको शिफ्ट एंटर, अब देखिए वो नंबर मांग रहा है हमसे, मैंने बोल दिया चल 5। अब आपको क्या करना है, एंटर, ये लीजिए 5 आ गया। मान लीजिए लेट से मैं इसको जो पहले अपना मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फंडा था, ताकि आपको सेकंड आंसर 10 दिखेगा, फर्स्ट आंसर 5, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो रहा है ना कि पहला 5 कौन सा बाद वाला 5 कौन सा, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। चलिए अभी इसे भी मिटाते हैं, पहला 5 डाल देते हैं और अब एंटर करते हैं। तो ये पहला 5 वो बताता है कि जो आपने नंबर एंटर किया है, और ये जो दूसरा है ये इस प्रिंट मेथड का है जो कि आपको दिख रहा है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। यही मुद्दे हैं जो आपको समझने हैं। अगर इसको और क्लेरिफाई करना है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर अब वापस से रन करता हूं और 5 एंटर करता हूं। नाउ यू विल ओनली सी 1 सिंगल 5। अब तो कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये 5 जो है ये रिस्पेक्टिवली जो आपने एंटर किया था, यूजर ने इनपुट दिया था, वही दिखा रहा है। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 5, यूज एफ स्ट्रिंग टू डिस्प्ले और नेम एंड एज। मतलब आपको अभी आपके दो जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपका जो नाम है, आपका जो एज है, वो रिस्पेक्टिवली एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए जो है डिस्प्ले करना है। अब इसके अपने कुछ नियम कानून तौर तरीके होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, फॉर्मेटिंग होता है, जो कि आप एफ स्ट्रिंग के जरिए कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले नाम ले लिया, चलो एलेक्स ले लिया, मैं मतलब श्रीधर तो पहले भी ले लिया, अभी कुछ और ले लेते हैं, एलेक्स ले लेते हैं, कुछ फैंसी नाम लेते हैं, और फिर उसके बाद यहां पर रिस्पेक्टिवली एज लेते हैं 20। ठीक है, अब यहां देखिए एफ स्ट्रिंग कैसे काम करती है। एफ आपको पहले ये मेंशन करना पड़ेगा और डबल कोट्स लेट से मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर आप अपनी एक नॉर्मल स्ट्रिंग जैसे माय नेम इज एंड आई एम ये मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि वो नॉर्मल स्ट्रिंग है। लेकिन इस नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे वेरिएबल की वैल्यूज को एम्बेड अगर करना है तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम रिस्पेक्टिवली उस वेरिएबल के नाम को मेंशन करते। तो अब होगा क्या, माय नेम इज एलेक्स एंड आई एम 20।
तो जहां पे भी नॉर्मल स्ट्रिंग में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, फॉर्मेटिंग करनी होगी अपने रिस्पेक्टिवली वेरिएबल की वैल्यू की, तो यहां इस प्रकार से एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए आप ये चीज अंजाम दे सकते हो। रिजल्ट आपके सामने है जी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। मतलब अब ये कुछ हद तक हमने किया भी, ये देखिए यही चीज यहां की थी। यहां पे आपका स्ट्रिंग ही आने वाला है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू द इनपुट इज अ स्ट्रिंग, रिटर्न जो मिलेगा वो स्ट्रिंग होगा, और उसे अपन ने कास्ट किया इनटू इंटीजर। सिमिलरली यहां डायरेक्टली काम किया जा रहा है, यहां पे हम डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे और उसे टाइप कास्ट करवाएंगे इनटू इंटीजर। तो उसके लिए इंटीजर मेथड यहां पे लगा लिया, और हमें क्या मिलेगा जी, नंबर मिल जाएगा 1 2 3, एक्चुअल नंबर नॉट स्ट्रिंग। 123 रुपए जो भी हो, डॉलर जो भी हो, बस आंकड़ा मिल जाएगा भैया 123 का। और उसमें लेट से मैं 10 ऐड कर दूंगा, तो 10 ऐड करने के बाद कितना होता है 133। रिजल्ट आपके सामने, सिंपल एज दैट। उसके बाद बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक इक्वल टू एंड डिफरेंस डबल इक्वल टू। मतलब इन दोनों में क्या है, एक इक्वल टू लगाओगे तो क्या होगा, डबल इक्वल टू लगाओगे तो क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप एक इक्वल टू लगाते हो इसका मतलब यू आर असाइनिंग अ वैल्यू। जब आप वेरिएबल बना रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू असाइन अ वैल्यू, दैट इज द सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। दैट इज, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज होता है कि 10 वैल्यू जो है वो असाइन की जा रही है आपके वेरिएबल ए को, कुछ इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। लेकिन जब अपन डबल इक्वल टू लगाते हैं इसका मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ऊपर जो है एक इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपेयर कर रहा है कि आपकी जो ये ए वेरिएबल की वैल्यू है और ये जो आपकी एक्चुअल डायरेक्ट गिवन इंटीजर वैल्यू 10 है, क्या ये दोनों इक्वल है। ये पूछ रहा है सवाल, क्या ये इक्वल है। और इस कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिटर्न होता है, यानी कि जो आंसर होता है, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, अगर वो इक्वल है हां, नहीं है ना, हां मतलब ट्रू, ना मतलब फॉल्स, रिजल्ट आपके सामने ट्रू। यस, ए 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो यहां पे आपका 10 इंटीजर वो इक्वल टू 10 ट्रू। यस, कंपैरिजन ऑपरेटर सत्य बोल रहा है। उसके बाद बात करते हैं भैया क्वेश्चन क्रमांक 8, अपडेट वेरिएबल एंड प्रिंट। मतलब आपने पहले कोई एक लेट से वेरिएबल बना दिया, मतलब यू आर सिंपली ट्राइंग टू ट्रैक द वैल्यू चेंज, कि कहां कैसा भैया डेटा मॉडिफाई होके कहां कैसे जा रहा है, वो मुझे ट्रैक करना है। तो अब पहले तो भैया काउंट है आपका 5, लेट से वेरिएबल 5, मतलब वेरिएबल काउंट जो है उसका वैल्यू है 5, और मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी सबसे पहले, तो वो 5 ही प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद मैंने उसमें कुछ चेंज किया, अपडेट किया, लेट से मैंने उसकी वैल्यू जो है +3 कर दी, काइंड ऑफ दिस थिंग। मैंने ऐसे कुछ तो किया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए आपके, काउंट इक्वल टू काउंट +3, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं दिस थिंग, ऐसे भी कर सकते हैं काउंट प्लस इक्वल टू 3, सेम मतलब निकलता है। काउंट इक्वल टू काउंट +3 या काउंट प्लस इक्वल टू 3, एक ही मतलब निकलता है, एक ही रिस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है, और आपको रिजल्ट में यहां पे जो सेकंड टाइम काउंट मिलेगा दैट विल बी 8। देखिए आपके सामने रिजल्ट है, सीधी सी बात। क्वेश्चन क्रमांक 9 कहता है कि मल्टीपल असाइनमेंट आपको अभी परफॉर्म करने हैं। अभी तक एक वैल्यू असाइन कर रहे थे, ए को 10 दे दिया, बी को श्रीधर दे दिया, सी को कुछ और दे दिया, बराबर है कि नहीं, इस तरीके से। अब यहां पे ये बातचीत हो रही है कि आपको भैया एक साथ एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से असाइन करनी। जैसे ये मल्टीपल वेरिएबल्स देख लीजिए और ये आपकी मल्टीपल वैल्यूज देख लीजिए। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल वेरिएबल्स और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में मल्टीपल वैल्यूज। तो अब ये सुविधा पाइथन के अंदर है, इसीलिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए वो क्वेश्चन ही वैसा फ्रेम किया गया है, असाइनिंग वेरिएबल इन 1 लाइन। तो ए को वैल्यू चली जाएगी 1, बी को वैल्यू चली जाएगी 2, सी को वैल्यू चली जाएगी 3, और जैसे आप इसे प्रिंट करोगे रिजल्ट आपके सामने रहेगा 1 2 3। हालांकि इसे प्रिंट करने के लिए बोला नहीं गया था, बट अपन ने किया क्यों, क्योंकि अपने को कंफर्मेशन चाहिए कि सच में ये लाइन एग्जीक्यूट करके ए को 1, बी को 2 और सी को 3 गया है या नहीं, ये चीज समझने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10, जिसमें ऑड इवन की बातचीत होने वाली है। हमें डिटेक्ट करना है कि जो नंबर है, लेट्स से किसी एक वेरिएबल में जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। तो बड़ी सिंपल सी हिंट इसमें दे दी गई है, यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर। मतलब ये करता तो डिवाइड ही है, ये करता तो डिवाइड ही है दो नंबर्स को, लेकिन इंटरेस्ट रिमाइंडर में होता है। आई थिंक आपको ये पता होगा। तो यहां पे मैंने इफ कंडीशनिंग लगा दी है, तो आपका देखिए सिंटैक्स यहां से शुरू होगा, और मैंने वो प्रिंट के अंदर ही लगा दिया। आप प्रिंट के अंदर लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक 1 लाइनर इफ एल्स लगा दिया मैंने, इफ उसके आगे कंडीशन लिखी जो कि नम की वैल्यू कितनी है 8 मॉड्यूलो 2, यानी कि अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 रिमाइंडर 0। अरे रिमाइंडर 0 आ रहा है, एंड उसको हम लोगों ने कंपेयर किया विद इक्वल टू 0, कंपैरिजन ऑपरेटर अभी देखा था। तो जो आपके इस डिवीजन का रिजल्ट है, रिमाइंडर जो है वो 0 है, यहां पे राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, जो इफ के पीछे लिखा गया है,
तो अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ के जो पीछे लिखा गया है वो डिस्प्ले होता है, और अगर भैया इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो अपन एल्स पे जाते हैं और ऑड प्रिंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए इवन प्रिंट हो गया, अब मैं कोई ऑड वैल्यू लेता हूं, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल प्रिंट, और देखिए आ गया। तो इफ एल्स पूरा फ्लो जो है एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि हमारा पूरा कोड जो है पार्टीशन हो गया है या पार्शियल हो गया है फॉर ओनली इवन, नहीं जी। मॉड 2 लगाने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ वो इवन ही पहचानेगा, नहीं, हम लोगों ने एल्स की भी कंडीशन इस तरीके से रखी है कि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑड हो जाता है। ये बेसिक कंडीशनिंग है अपने इवन ऑड की। फिर आते हैं भैया क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि रिवर्स द स्ट्रिंग। मान लीजिए हमें ये पाइथन ये स्ट्रिंग दे दी गई है टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, हमें इसे रिवर्स करना है। कैसे करोगे? बहुत ज्यादा लॉजिक दिमाग में चलेगा, ये लूप लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे, अरे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू सिंपली यूज द स्लाइसिंग विथ नेगेटिव स्टेपिंग, दैट्स इट। अरे मतलब अपन क्या करते हैं, देखो अपने पास जब रिस्पेक्टिवली स्लाइसिंग करना होता है तो एक स्टार्ट इंडेक्स हम मेंशन करते हैं, कोलन, एंड इसको अपन जो है इस तरीके से एंड इंडेक्स हम मेंशन करते हैं, और यहां पे हमारा ये फाइनल जो तीसरा आंकड़ा रहता है वो स्टेप का आंकड़ा रहता है। स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी वन शॉट और प्लेलिस्ट में समझाई हुई है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट को मेंशन नहीं किया, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 हमने बोल दिया, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। एंड भी हमने मेंशन नहीं किया, मतलब हमने बोल दिया गो टिल द लास्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब पूरा एरे। अगर ये दोनों मैंने मेंशन नहीं किया तो 0 और लास्ट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट एरे। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल, कि तुम्हारा पूरा जो स्लाइस है वो एक्चुअल में पूरा एरे ही है। इसीलिए स्लाइसिंग के लिए हम ये स्टार्ट और एंड मेंशन करते हैं, बट वी डोंट when mention the numbers for the start and end, that means we are considering the slice as our whole array। और फिर स्टेप में हम लोग यहां जो बाय डिफॉल्ट स्टेप एक्चुअली रहता है वो 1 रहता है, कि एक एक इंडेक्स आगे बढ़ेगा, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ेगा, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप इसे -1 बोल देते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग का नियम क्या है कि आपका रिस्पेक्टिवली अगर एक लिस्ट या स्ट्रिंग या कुछ भी जो मौजूद है, इसमें आपका आखिरी एलिमेंट जो रहता है उसका इंडेक्स -1 रहता है, सेकंड लास्ट का -2 रहता है, फिर -3, -4, -5, इस तरीके से। तो जब मैं यहां पे स्टेप -1 कर देता हूं, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड ऑटोमेटिकली आवर स्ट्रिंग इज गेटिंग रिवर्स्ड बाय दिस लॉ, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी मैंने यहां पे वही सेम सिंटेक्स रखा है। स्टार्ट इंडेक्स कुछ नहीं, एंड इंडेक्स कुछ नहीं, सिर्फ मैंने स्टेप -1 मेंशन कर दिया है, नेगेटिव स्टेप जिसे हम कहते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। नॉटिप हो रहा है, नॉटिप ठीक है, ये है आपका रिस्पेक्टिवली पाइथन का रिवर्स। अब हमें लेट से काउंट करने हैं वॉवल्स, तो इसमें तो हमें भैया लूप का इस्तेमाल जो बेसिक सेंस में आप कर सकते हो, और आप मेंबरशिप चेक वाला जो फंडा इन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक टेक्स्ट ले लिया प्रोग्रामिंग, मैं बोला चलो इसकी बातचीत करो, प्रोग्रामिंग, इसमें वॉवल्स काउंट करो कितने हैं। ठीक है जी, करते हैं। इनिशियली अपन काउंट जो अपना 0 रखते हैं, लूप में एंटर करते हैं, 1 बाय 1 अपना कैरेक्टर जो है इस टेक्स्ट इस रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग से हम उठाते जाएंगे। सबसे पहले P, फिर R, फिर O, फिर G, फिर A, फिर A, इस तरीके से MMING तक। ठीक है, जब तक आपकी स्ट्रिंग रहेगी तब तक लूप चलेगा। अब जैसे आपका पहला कैरेक्टर होगा P, अब मैं क्या करूंगा, इफ दैट P, अब देखिए कई बार क्या होता है ना, आपके रिस्पेक्टिवली गिवन स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपर केस, लोअर केस सब में होते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए अपन उसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसे कंपेयर भी लोअर केस के जो ऑप्शंस है अपने वॉवल के उसी के साथ कर रहे हैं, इसीलिए उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना जरूरी भी हो जाता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं P इन लोअर केस, वो ऑलरेडी लोअर केस में ही है। P, क्या P इज अवेलेबल इन दिस AEIOU, क्या इसमें से कहीं भी आपको P दिख रहा है? क्या इसमें अवेलेबल है P? अब P तो भैया देखो सीधी बात है, यहां पे मेंबर नहीं है यार इस गिवन ऑप्शंस का, तो अपन क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इफ की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, इफ इट इज नॉट रिटर्निंग ट्रू, तो आप इफ की बॉडी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों करोगे, वो आप स्किप कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे और फिर अगले इटरेशन में जाओगे। अगले इटरेशन में आपका इंतजार कर रहा है P के बाद R। सिमिलरली I इज ऑल्सो नॉट द मेंबर ऑफ वोवल फैमिली, तो इसलिए आप आगे बढ़ जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे। फिर उसके बाद O पे, अब O आ गया भैया, अगले इटरेशन में O आ गया। अब O जो है आपके वोवल फैमिली का मेंबर है, तो क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इफ की। और जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, आपका जो इफ का स्टेटमेंट है काउंट प्लस इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी आपका जो काउंट इनिशियली 0 था उसे आप 1 से इंक्रीमेंट कर देते हो, क्योंकि एक वॉवल मिल गया है। सिमिलरली आप वही G, R
के साथ भी करोगे, लेकिन काउंट तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, क्योंकि वो वॉवल नहीं, क्योंकि वो मेंबर नहीं है वॉवल फैमिली का। लेकिन ए के लिए इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो गए, आई के लिए इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो गए, और आपको यहां पे काउंट देखने को मिल जाएगा 3। दैट्स हाउ द लॉजिक इज वर्किंग, सो सिंपल, बाय यूजिंग जस्ट अ लूप एंड अ चेक मेंबरशिप। उसके बाद रिप्लेस द वर्ड इन सेंटेंस, इसकी बातचीत की जा रही है। सिंपली यूज द रिप्लेस मेथड, बहुत ही ईजी है। देखिए मेरे पास एक आई लव पाइथन ये स्टेटमेंट है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, प्रिंट के अंदर ही एस डॉट रिप्लेस, मतलब आपका जो ये एस, ये जो स्ट्रिंग है, इसी पे एक मेथड लगाया जा सकता है डॉट ऑपरेटर के थ्रू रिस्पेक्टिवली रिप्लेस। अब जैसे अपन ये रिप्लेस मेथड लगा देते हैं, अपने को पहले बताना होता है कि रिप्लेस क्या करना है, ओल्ड वर्ड क्या है, व्हाट इज द ओल्ड वर्ड दैट यू हैव टू रिप्लेस। तो मैं बोला भैया पिछला शब्द तो पाइथन है, नया शब्द क्या है। अब पहले पाइथन पसंद था, अब जावा पसंद है। सो नाउ आई वांट टू रिप्लेस द थिंग्स, नाउ आई डोंट लव पाइथन, आई लव जावा। तो ठीक है, ये आपका न्यू वर्ड, ये आपका ओल्ड वर्ड, जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो आपको मिल जाएगा आई लव जावा, सिंपल एज दैट। पैलिंड्रोम चेक, ये भी बड़ा कमाल की चीज है, ये भी बड़ा कमाल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन क्रमांक 14 में जो दिख रहा है, कंपेयर स्ट्रिंग विथ रिवर्स वर्जन। बड़ा इजी है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था। अब अगर मैं ये -1 स्टेपिंग करूंगा तो मुझे एक रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी, और रिस्पेक्टिवली मेरा जो मेरा ओरिजिनल लेट से स्ट्रिंग है या जो लिस्ट है, वॉट एवर इट इज, ये इस डायरेक्शन में जाता है, और ये रिस्पेक्टिवली रिवर्स वाला इस डायरेक्शन में जाता है। सही बात है, हमको यही तो चेक करना होता है। ए बी ए, क्या ये पैलिंड्रोम है? तो इसको लेफ्ट से पहले देखो, ए बी ए, फिर इसको राइट से देखो, ए बी ए, क्या दोनों सेम है? अरे बिल्कुल सेम है। तो यही तो कर रहे हैं, यहां पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहां पे हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, और दोनों लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाने के बाद अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम है, दैट मींस इट्स अ पैलिंड्रोम। इतना सिंपल लॉजिक है। अब इसके लिए हमने देखिए मैडम ये ले लिया, एंड वी ऑल नो दिस इज अ पैलिंड्रोम। ओके, सो पैलिंड्रोम, यहां मैं सबसे पहले पैलिंड्रोम प्रिंट करूंगा, उसके बाद अगर ये देखिए, ये जो पैलिंड्रोम वाला फंडा ये तभी प्रिंट होगा या एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ की अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इफ की कंडीशन क्या है? नॉर्मल टेक्स्ट जो कि लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है, एंड टेक्स्ट विद कोलन कोलन -1, यानी कि स्टार्ट नहीं एंड नहीं, सिर्फ -1 नेगेटिव स्टेपिंग दे दिया, तो ये रिवर्स में जाएगा। तो अब ये रिवर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंड जो आपकी नॉर्मल लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो पैलिंड्रोम प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो एल्स में जाके नॉट प्रिंट होगा। ये देखिए आपके सामने पैलिंड्रोम आ गया। लेकिन अगर मैं एम निकाल देता हूं, माडा कर देता हूं, माडा, तो ये नॉट लिख के आएगा। सो सारी केसेस को अपन हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 15 कहता है कि आपके पास बहुत सारे शब्द मैंने दे दिए हैं एक वाक्य में, उसमें से सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, वो मुझे फाइंड आउट करके बताओ। बहुत ही इजी चीज है। इसमें बेसिकली हम लोग स्प्लिट करना सीखेंगे और लेंथ मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। स्प्लिट मतलब क्या? स्प्लिट द सेंटेंस मतलब क्या? हमारे जो रिस्पेक्टिवली पाइथन के अंदर स्प्लिट मेथड है, वो क्या करता है कि हमारे इस गिवन सेंटेंस को, पाइथन इज पावरफुल लैंग्वेज, इसे क्या करता है ना, वर्ड्स में तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है। मतलब ये देखिए, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें आपके वर्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो ये स्प्लिट मेथड क्या करता है, वर्ड को लोकेट करता है और सेपरेट करता है फ्रॉम द रिमेनिंग, वर्ड को लोकेट करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम द रिमेनिंग, तो यानी कि स्प्लिट कर दिया। तो अब मेरे वो जो पूरा सेंटेंस है वो वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3 में स्प्लिट हो गया। नाउ आई हैव द इंडिविजुअल वर्ड्स विथ मी। अब ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, इनकी मैं इंडिविजुअली लेंथ चेक करता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है, बाय यूजिंग द LEN मेथड। ये भी हमारे पास है, तो लेंथ इसकी भी चेक करता हूं, इसकी भी चेक करता हूं, और फिर कंपेयर करता हूं, इनमें से जिसकी भी लेंथ भैया मैक्सिमम होगी वो हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड। सिंपल सी बात है। यही चीज यहां पे की, आप देख सकते हैं। पहले स्प्लिट किया, मुझे पहले वर्ड्स मिल गए। अब मैं क्या करता हूं, फॉर, अब ये वर्ड्स जो है बेसिकली एक लिस्ट फॉर्मेट में, कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गया, जैसे कि 1 2 3 जैसे मैंने पहले दिखाया था, इसमें पाइथन इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये सारे वर्ड्स मेरे लिस्ट में आ गए। अब एक एक करते हुए मैं क्या करता हूं, वो वर्ड को इनपुट लेता हूं। एक वर्ड लेता हूं फॉर लूप में, पहला वर्ड आएगा पाइथन। अब जैसे ही पहला वर्ड आता है पाइथन में, उसकी लेंथ चेक करता हूं, उसकी लेंथ आएगी कुछ, तो लेट से उसकी लेंथ आएगी, ठीक है। सिमिलरली फिर अगले वर्ड की भी, इसकी भी लेंथ आएगी, फिर इसकी भी लेंथ आएगी, फिर इसकी भी लेंथ आएगी, फिर इसकी भी लेंथ आएगी। तो हर एक की वो जो लेंथ है वो आते जाएगी, और उसमें से मुझे जो भी मैक्सिमम वाला होगा, सभी की लेंथ आ गई, उसमें से जो मैक्सिमम है सिर्फ वही मुझे प्रिंट करना है, और रिजल्ट आपके सामने है 8। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड, आपने क्या पूछा था, लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ क्या है, तो मैंने लेंथ आपके सामने रख दी, दैट इज 8। कौन सा है भैया, 8 कौन सा है,
ये वाला है 1 2 3 4, नहीं ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका लॉन्गेस्ट वर्ड और उसकी लेंथ जो मांगी थी वो 8 आपके सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। अगर आपको इंडेक्सिंग और ऑर्डर्डनेस इन अ लिस्ट का अगर फंडा पता है तो ये बहुत ही ईजी है। सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ये देखिए जी, आपकी जो लिस्ट है वो भी स्ट्रिंग की तरह ऑर्डर्ड होती है, ये प्रॉपर्टी उसमें होती है, और उसका जो पोजीशनिंग जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 से होती है, बराबर है। इसके अंदर आपके अंदर बहुत सारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं और हम बोल रहे हैं कि हमें रिस्पेक्टिवली इंडेक्स नंबर 1 यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है आपकी लिस्ट का वो चाहिए। अगर वो चाहिए तो सिंपली आप अपने लिस्ट का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, उसमें अपना इंडेक्स 1 मेंशन करोगे, जो कि ऑब्वियसली बात है सेकंड पोजीशन वाला जो एलिमेंट है उसे आपको रिटर्न करेगा, दैट इज यू विल गेट अ 20 एज अ आंसर। एग्जैक्टली यही सेम चीज मैंने यहां पे की है। इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0, ये तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, और यहां 1 2 3 4 है आपका लिस्ट, ये आपकी लिस्ट है जिसमें वैल्यूज 1 2 3 4 है, और जैसे मैं यहां पे इंडेक्स 1 लगाता हूं आई विल गेट द सेकंड पोजीशन वैल्यू, जैसे मैं 2 लगाता हूं आई विल गेट द थर्ड पोजीशन वैल्यू। तो ये जो 1 यहां लगाया गया है इट्स नॉट अ वैल्यू, इट्स ए इंडेक्स जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, और रिजल्ट में आपका 2 आ गया, दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आपके सामने। उसके बाद बात करते हैं भैया, क्वेश्चन क्रमांक 17 कहता है अपेंड एंड इंसर्ट इन लिस्ट, मतलब आपकी लेट्स से लिस्ट यहां पे मौजूद है 1, 2, ये लिस्ट आपकी मौजूद है। अब इसमें आपको अपेंड करना, इंसर्ट करना। पहली बात तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है वो एक मॉडिफाइबल म्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन का, तो वो कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी? ये आपका लिस्ट है तो डायरेक्टली अपेंड मेथड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो यहां पे मैंने दिया हुआ है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड एट एंड, मतलब ये जो भी वैल्यू यहां पे दे दी गई है ये आपके लिस्ट के जितनी भी वैल्यूज हैं उनके सबसे आखिर में जाके लाइक इंसर्ट हो जाएगा, दैट इज हम इसे कहते हैं अपेंड। मतलब आपके लिस्ट के इंडेक्स नंबर -1 यानी कि आखिर में जो है -1 पे जो है ये वैल्यू दिखेगी जो कि अपन ने अपेंड करने के लिए 3 बोली है। उसके बाद इंसर्ट। अब इंसर्ट का मतलब क्या होता है? आप हर बार थोड़ी ना बार बार एंड पे इंसर्ट करोगे, बराबर है कि नहीं? आप किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे एक स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? इंसर्ट मेथड के थ्रू। इंसर्ट एट 0th इंडेक्स द वैल्यू 0। चलिए अब इसे रन करते हैं और देखिए 0th इंडेक्स पे 0 भी इंसर्ट हो गया, लास्ट -1 पे 3 अपेंड हो गया, और बाकी ये 1 और 2 तो आपका जो ओरिजिनली पहले से बना हुआ लिस्ट था उसकी वैल्यूज पहले से ही थी, वो अभी भी मेंटेन हुई है, वो करप्ट नहीं हुई है, वो भी बात समझनी है। क्वेश्चन क्रमांक 18 आ जाता है। अब बोलते तुमने अपेंड और इंसर्ट करना देख लिया, अब एक काम करो, रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अब इसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। जैसे हमने आखिर में ऐड किया था वैसे ही अगर आखिर से निकालना होगा तो पॉप मेथड का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 अगर मेरी ये लिस्ट है और मुझे 3 उड़ाना है, जो कि आखिरी -1 पे जो बैठा हुआ एलिमेंट है वो उड़ाना है, तो आप सीधा पॉप बोल सकते हैं, लास्ट एलिमेंट आपका उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली नाम लेके किसी को उड़ाना चाहते हैं मतलब वैल्यू जो आप नहीं चाहते कि अपने इसमें लिस्ट में रहे उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो सीधा वैल्यू मेंशन कर सकते हैं रिमूव मेथड में। तो पॉप एंड रिमूव ये 2 मेथड्स हैं आपके पास, जो कि रिजल्ट आपको यहां पे दिख जाएगा कि आपका पहले पॉप से 3 उड़ गया, फिर यहां पे रिस्पेक्टिवली 1 बोला तो 1 उड़ गया, अब बचा क्या? सिर्फ 2। दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्वेश्चन क्रमांक 19 पे। लिस्ट के रिलेटेड ये रिवर्स द लिस्ट, सेम लॉजिक जैसा हमने स्ट्रिंग के ऊपर लॉजिक लगाया था कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए नेगेटिव स्टेप यूज किया था, उसी तरीके से स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव स्टेप मेंशन हमने यहां पे किया है। बस वहां हमने स्ट्रिंग का नाम यहां मेंशन किया था, यहां पे लिस्ट का नाम मेंशन कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी स्ट्रिंग और लिस्ट एक ही समान रूप में रिवर्स किए जा सकते हैं। ये मैं प्रमाणित अभी आउटपुट के साथ कर देता हूं। ये लो जी, हो गया 1 2 3 3 2 1 रिवर्स हो चुका है। द सेम लॉजिक दैट वी अप्लाइड फॉर द स्ट्रिंग इज एप्लीकेबल फॉर लिस्ट। उसके बाद बात करते हैं जी क्वेश्चन क्रमांक 20 की। बोल रहा है सॉर्ट करो आपके लिस्ट को। बहुत ही सिंपल सी फंडा है, हमारे पास अवेलेबल है मेथड सॉर्ट, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले लिस्ट है जी 3 1 2 समथिंग रैंडमली अरेंज्ड नंबर्स, और फिर उसमें हमें लिस्ट का नाम डॉट फिर सॉर्ट, डॉट फिर सॉर्ट, और जैसे ही सॉर्ट लगाओगे लिस्ट आपके सामने आ जाता है। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें एक और चीज जो है जो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां आपने सीधा लिस्ट का नाम लगाया जो कि आप देख पा रहे हो, ये सीधा पाइथन की जो लिस्ट है उसका आपने यहां पे नाम यूज किया है। अगर मैं इसमें एक और चीज करता हूं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, अगर ऐसा कर दो रिवर्स इक्वल टू ट्रू, अब देखिए क्या होता है तो ये जो पहले सॉर्ट हुआ वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वो नॉर्मल सॉर्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट हो जाता है। तो ये एक सॉर्ट का अल्टरनेटिव। अब यहां बताया नहीं था असेंडिंग है डिसेंडिंग, इसलिए मैंने दोनों ही करके दिखा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
and we will try to find out the maximum and minimum in a list in the question number 21 by using the built-in method। यहां पे भी हमारे पास built-in method है, जैसे कि 5 2 9 ये मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स है। अब इस लिस्ट का नाम आपको मैक्स मेथड को दे देना है, वो आपको इस रिस्पेक्टिव लिस्ट के अंदर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। सिमिलरली यहां पे ये मिनिमम वैल्यू निकाल के आपके सामने रख देगा। 9 and 2 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्रमांक 22, लिस्ट स्लाइसिंग। अब इसमें आपको लिस्ट स्लाइसिंग करनी है, मतलब ये प्रॉपरली अभी स्लाइसिंग करनी है, इसमें कोई रिवर्स वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ एक टुकड़ा उठाना है उसमें से। पिज्जा बहुत बड़ा पड़ा हुआ, उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। तो जैसे कि स्टार्टिंग 1 एंड एंडिंग 4, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं 1 2 3 4 5। अब यहां पे इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4, और स्लाइसिंग मैंने क्या किया है 1:4। तो 1:4 मतलब क्या बताता है कि आपको शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है यहां से नहीं, यहां से। 1 का मतलब वैल्यू नहीं होता, 1 का मतलब इंडेक्स होता है। मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर द इंडेक्स 1 इज देयर। तो आपको वैल्यू जो है प्रिंट होना 2 से शुरू होगा। आपको जाना कहां तक है 4, यानी कि यहां तक नहीं। यहां हमेशा जब एंड इंडेक्स लिखा जाता है तो यू डोंट गो टिल द इंडेक्स 4, आप एक कदम पहले रुक जाते हो। द रूल इज स्टार्ट :एंड -1। ये एक्चुअल प्रिंट होता है, ये एक्चुअल में प्रिंट होता है। दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना रहता है स्टार्ट एंड, लेकिन एक्चुअल में जो आउटपुट मिलता है वो स्टार्ट से लेके एंड -1, यानी एक कदम पहले, एक इंडेक्स पहले रुक जाते हैं। यानी कि यहां पे अपन रुक जाएंगे तो आउटपुट में क्या दिखेगा 2 3 4 5 नहीं दिखेगा। विश्वास नहीं होता, करवा देते हैं विश्वास। ये लो जी 1 2 1 तो नहीं है 2 3 4, आपके सामने रिजल्ट है। अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्रिएट अ टपल। तो हाँ जी, बिल्कुल यहां जैसे आइडिया में बताया गया है टपल्स आर इम्यूटेबल। बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे कि यार देखो, आप टपल क्रिएट करने की बात कर रहे हो, लेकिन टपल क्रिएट करने के बाद जो है आप उसमें चेंजेस ना कर पाओगे, यानी म्यूटेट ना कर पाओगे, मॉडिफाई ना कर पाओगे। जैसे हमने ठीक इससे अपोजिट लिस्ट में देखा था, लिस्ट बनाने के बाद हम ये चीजें कर सकते हैं, उसे म्यूटेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टपल बनाना होगा तो देखिए कितनी आसान बात है। जस्ट टेक द राउंड ब्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमने अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो वो लिस्ट हो जाता है, राउंड ब्रैकेट लगा दिया तो वो टपल हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सेट हो जाता है। इतनी सिंपल सी भैया बातें यहां पे पाइथन में दी गई हैं। और यस, ऑब्वियस सी बात है, आपके टपल में ऑर्डर्डनेस भी होता है तो उसमें इंडेक्सिंग भी काम करता है। इसीलिए मैंने यहां पे जो 0th इंडेक्स पे यानी कि 1 ये जो वैल्यू है ये आपको आउटपुट में प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएगी। एक और तरीके से आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहां पे भैया बोला ही गया है कि आपको टपल क्रिएट करना है तो आप यहां पे कुछ इस प्रकार से टपल इस मेथड का जो है मेंशन करते हुए, और यहां पे अपने एलिमेंट्स लेट से कुछ इस तरीके से मेंशन करते हुए, और टपल का लेट से नाम इस बार मैं बदल देता हूं T1 है, तो आपको लगेगा वही T जो क्रिएट हुआ है वही प्रिंट हो रहा है। तो आप इस तरीके से टपल मेथड के थ्रू एक्सप्लिसिटली अपना टपल बना भी सकते हैं। ये भी एक तरीका है, पिछला भी एक तरीका है। देखिए रिजल्ट आपके सामने, कोई एरर नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन क्रमांक 24। अब टपल तो बन गया है, लेकिन टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करो। ऐसा क्यों करना पड़ता है, सोचिए जरा। बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। दिस इज अ वे अराउंड, दिस इज अ वे अराउंड कि अगर मान लीजिए टपल बनने के बाद मुझे अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो व्हाट यू कैन डू। अगर मान लीजिए आपका यहां टपल बन गया है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट। जैसे यहां टपल मेथड है टपल बनाने के लिए, वैसे ही लिस्ट मेथड भी होता है लिस्ट बनाने के लिए। एंड हियर यू कैन मेंशन कॉमा सेपरेटेड मैनर में आपके एलिमेंट्स के नाम, ये वैल्यूज मेंशन कर सकते हो। लेकिन मुझे अब यहां पे बना बनाया जो टपल टी है वो लिस्ट मेथड को प्रोवाइड कर देना है। तो वो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा इनटू अ लिस्ट। अगर विश्वास नहीं होता, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो रिजल्ट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, और यहां पे आपका ये राउंड ब्रैकेट यानी टपल और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि रिस्पेक्टिवली आपका यहां पे लिस्ट बन चुका है। फिर भी अगर आपको और विश्वास दिलाऊं तो अपन प्रिंट इसके अंदर टाइप मेथड जो हमने शुरुआत में यूज किया था, और फिर उसमें अपन अपना ये टी अभी दे सकते हैं। एंड यू कैन सी व्हाट इट इज। केयरफुली यू आर एबल टू सी इट हियर। यहां टाइप टी यूज किया तो वो टपल दिखा रहा है, जबकि यहां पे वो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है। ऐसा क्यों, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? बिकॉज यहां जो मैंने लिस्ट कन्वर्ट किया वो इसी स्कोप के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, बस वहीं तक वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं ऐसा करूं, अब गौर से देखना, अगर मैं ऐसा करूं, नाउ इट विल गिव मी द आंसर T11 लेट से। अब मैं यहां पे T11 का जो है टाइप चेक करता हूं। अब आपको यहां पे लिस्ट देखने को मिलेगा।
क्योंकि वहां सिर्फ उस प्रिंट मेथड तक ही उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया था। उसके बाद अगर मैं उसका टाइप चेक करता हूं उसी T1 का या T का, तो भैया वहां पे वो टपल ही दिखाएगा, क्योंकि ओरिजिनली तो वो टपल ही था। दैट्स व्हाट द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस दैट यू हैव टू नोटिस, और ये एक्सपेरिमेंट करना आपको आना चाहिए। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सेट। क्या मजाक की बात कर रहे हो भाई, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सेट मतलब भैया आपको अगर ये आइडिया पहले से पता नहीं है कि सेट ऑलरेडी यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर करता है, तो उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू हैव मेड अ सेट दैट मींस उसमें डुप्लीकेट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी है कि डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। जैसे एग्जांपल, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल भी लिया है। सेट मतलब करली ब्रैकेट 1, 1, 2, 3, ये आपने मेंशन कर दिया, बढ़िया तरीके से मेंशन कर दिया। 1 2 बार रिपीट हो रहा है यानी डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन जब अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो 1 केवल एक बार दिखाई देगा। सिंपल एज दैट। अगर आप सेट बना रहे हो उसमें कितने भी डुप्लीकेट्स डाल लो, ऑटोमेटिकली वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही लेता है, रिमूव कर देता है डुप्लीकेट्स को। तो ये ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 26, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली बात है, जब आप सेट परफॉर्म कर रहे हो, सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, मान लीजिए मेरा एक सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वेन डायग्राम है। बेसिकली इससे पहले आपने कई बार इस वेन डायग्राम को ऐसा देखा होगा। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि मेरे को ए का यूनिक या ए का ये एक्सक्लूसिव पार्ट भी चाहिए, मुझे ये बी का एक्सक्लूसिव पार्ट भी चाहिए, और ए और बी का कॉमन पार्ट भी चाहिए। यानी कि आई वांट ए प्लस आई वांट बी प्लस, मतलब इसमें एक्सक्लूसिव वाला पार्ट है, ए का एक्सक्लूसिव पार्ट, बी का एक्सक्लूसिव पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनका कॉमन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये तीनों भैया अगर मुझे चाहिए होंगे तो आई विल गेट अ यूनियन एज अ फाइनल आंसर। अब देखिए यहां पे जरा गौर से, और इसे आप प्राप्त कर भी सकते हो, ये आपका जो और एंड जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा एक सेट है 1, 2, ये उसकी वैल्यूज है 1, 2, और रिस्पेक्टिवली यहां पे 2, 3। अब देखिए 2 जो है कॉमन है, तो दो बार रिपीट होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो अभी यहां पे रिस्पेक्टिवली रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट ही होगा, सेट का रिजल्टेंट एक यूनियन सेट होगा, तो उसमें भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब आपने बोला कि आपको यहां पे रिस्पेक्टिवली यूनियन चाहिए, तो उसके लिए आप और यहां पे लगा सकते हैं, और अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो एंड लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको अगर ट्रुथ टेबल के बारे में बेसिक आइडिया है, और का जो ट्रुथ टेबल है उसमें देखिए 0 1 1 0 1 1 के कॉम्बिनेशन के लिए 1 आउटपुट मिलता है, सिर्फ 0 0 के कॉम्बिनेशन के लिए 0 मिलता है। और एंड के लिए क्या होता है, व्हाट इज फॉर द एंड? एंड के लिए सिर्फ जब तक दोनों 1 नहीं होंगे, जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक 1 नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? एंड हमने लगाया है इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट के लिए, यानी कि जब तक ए में भी वो नहीं होगा और बी में भी वो नहीं होगा, मतलब जैसे कि अपना एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट वैल्यू 2, ये ए में भी है और बी में भी है, तो ए की तरफ से भी सिग्नल 1 है, बी की तरफ से भी सिग्नल 1 है फॉर दिस रिस्पेक्टिव 2, तभी जाके आपको जो आउटपुट है उसमें ये 2 दिखाई देगा। दैट्स द लॉजिक कि हम एंड यूज कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव सेट। और यूनियन के लिए क्या कर रहे हैं? यूनियन के लिए हम और लगा रहे हैं। यूनियन में क्या होता है, हमें एक तो भैया बी एक्सक्लूसिव मिल जाए, मान लीजिए अगर ये ए और बी है तो बी का एक्सक्लूसिव मिल जाए, या ए का एक्सक्लूसिव सैंपल मिल जाए, या ए और बी दोनों मिल जाए। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमने क्यों एंड और ये जो है यूज किया है, अब आपको समझ में आ रहा है, रिजल्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, तो आप देखिए यूनियन में आपका 2 रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 1 2 3 आ गया, और इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 आया, और वो भी करली ब्रैकेट में सेट में। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड करने की सिंपली क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, आपको क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने का जो मैंने रास्ता चुना है वो भी समझा रहा हूं, और रिजल्ट तो मैच करेगा ही जी, है कि नहीं, जो मैंने बताया। फिर उसके बाद क्वेश्चन 27 पे आते हैं। सिंपली बोल रहा है क्रिएट अ डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी क्या होता है? कई लोगों को प्रश्न पड़ेगा, जिन्होंने मेरे वन शॉट या प्लेलिस्ट देखी उनको प्रश्न बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी जैसे आपका लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, वैसे इसका एक हायर और पावरफुल वर्जन होता है डिक्शनरी, जो कि आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक बिल्डिंग डेटा टाइप है, जो कि की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। मतलब जैसे कि ये करली ब्रैकेट डाल दिया, ये मेरा की है, ये कोलन वैल्यू है, कॉमा अगला की कोलन वैल्यू, तो इट्स लाइक अ क्वेश्चन कोलन आंसर। तो की का मतलब होता है इट्स लाइक अ क्वेश्चन एंड वैल्यू इज लाइक इट्स आंसर, तो क्वेश्चन आंसर। सो कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन आंसर कॉमा सेपरेटेड मैनर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ये देखिए आप ऐसे बना सकते हो डिक्शनरी। ये मेरा की है, नाम क्या है, आलेक्स, मार्क्स कितने आए 90, और करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया, और रिस्पेक्टिवली आपकी डिक्शनरी यहां पे बनके तैयार हो गई। अगर आपको विश्वास नहीं होता, देखिए क्या है ना, विश्वास बड़ी चीज है और वो इस तरीके से प्रमाणित की जाती है।
डिक्शनरी, सो इट्स अ डिक्शनरी, वॉट एवर इज गेटिंग फॉर्म इट्स अ डिक्शनरी। अब इन्होंने बोला कि लूप करना है इस्तेमाल डिक्शनरी में। क्या आप डिक्शनरी के अंदर लूपिंग का सिस्टम यूज कर सकते हो? क्योंकि देखिए उसमें की वैल्यू पेयर है, इससे पहले आपने नॉर्मल लिस्ट स्ट्रिंग के साथ लूप यूज करके देखा है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। यहां पे हमें ना फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आइटम्स मेथड है इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे डिक्शनरी को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। आइटम मेथड क्या करता है मैं बताता हूं आपको। डिक्शनरी में ना तीन आप मेन फंक्शंस पकड़ लीजिए, एक होता है कीज फंक्शन, एक होता है वैल्यूज, और एक होता है आइटम्स। कीज फंक्शन आपको सिर्फ डिक्शनरी के कीज रिटर्न करता है, ओनली द कीज, ओनली द क्वेश्चन। वैल्यू फंक्शन सिर्फ आपको वैल्यू रिटर्न करता है, ओनली द आंसर। लेकिन हमें डिक्शनरी को लूप में डालने को जब बोला जाता है स्पेसिफिकली, तो तब भैया हम पूरा आइटम यानी कि की वैल्यू पेयर एज अ टपल, की वैल्यू पेयर एज अ टपल, की वैल्यू पेयर एज अ टपल कंसिडर करते हैं। ये बात समझनी है, तो इसीलिए मैंने यहां पे आइटम लगाया। तो देखिए अब यहां पे मेरा डिक्शनरी है, ये मेरा डिक्शनरी है। आप यहां पे पहले डिक्शनरी क्रिएट करके उसका नाम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां डी डिफाइन किया था, फिर यहां पे मैं डी डॉट ये फंडा भी लगा सकता हूं। लेकिन चलो खैर, अगर यहां डायरेक्टली डिक्शनरी लगा दिया तो वही करते हैं। यहां पे की है ए, उसकी वैल्यू है 1, बी है उसकी वैल्यू है 2, एंड डॉट आइटम्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू। तो यहां पे आपके फॉर लूप में देखिए मैंने इटरेटर के रूप में वो टपल की कॉमा वैल्यू लगाया हुआ है, तो वो दो वैल्यूज एट अ इटरेशन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द डिक्शनरी। तो अब पहली की क्या होगी ए, फिर की वैल्यू क्या होगी उसकी 1, तो पहले की वैल्यू ए कॉमा 1 प्रिंट होगा, फिर अगले इटरेशन में बी कॉमा 2 प्रिंट होगा। उसके बाद आइटम्स खत्म हो जाएंगे डिक्शनरी के, डिक्शनरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, आप लूप से बाहर निकल जाओगे। रिजल्ट आपके सामने ये देखिए, A1 दैट इज की वैल्यू, की वैल्यू डिक्शनरी लूप में हमने लगा दिया, आइटम्स का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब मान लीजिए अगर मैं यहां पे आइटम्स की जगह सिर्फ कीज में इंटरेस्टेड हूं, KEYS कीज में इंटरेस्टेड हूं, तो यहां पे मुझे एक ही रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर देने रिटर्न अगर मुझे एक मिलने वाला है तो एक्सेप्ट करने वाला भैया सिर्फ एक ही होना चाहिए। रिटर्न अगर दो वैल्यूज हो रही हैं तो एक्सेप्ट भी दो करेंगे। ये जो लॉजिक है ये आपको समझना है। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। मान लीजिए आपको यहां पे वैल्यूज चाहिए, यू वांट वैल्यूज हियर, ओके। अब देखिए आपको सिर्फ वैल्यूज मिलेंगी, तो ये तीनों फंक्शन भी मैंने इंप्लीमेंट आपको करके दिखा दिए, जो कि लूप में आप लगा सकते हो डिक्शनरी के साथ। उसके बाद अपडेट डिक्शनरी वैल्यू, ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि आपकी डिक्शनरी बन गई है, क्या इसे अपडेट किया जा सकता है? बिल्कुल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। ये मेरी डिक्शनरी बन गई जिसमें मैंने ए, ये मेरी की है और उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू बाद में अपडेट करनी है, तो कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सिंटैक्स है। पहले तो डिक्शनरी का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो, स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिखो जिसकी वैल्यू अपडेट करनी है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सिंपली वो वैल्यू लिखो जो कि आपकी नई वैल्यू होनी चाहिए, अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए, न्यू वैल्यू असाइन होनी चाहिए की ए को। और एक बार वो हो गया, डिक्शनरी प्रिंट करो, आपके सामने देखिए ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। क्वेश्चन क्रमांक 30 कहता है कि आपको अभी दो डिक्शनरीज को मर्ज करना है। इसमें हम लोग अनपैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टार स्टार वाला फंडा रहता है हमारा। मैं बताता हूं, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। ये मेरा D1 पहली डिक्शनरी है, दैट इज की 1, दैट इज A1, की 2 दैट इज रिस्पेक्टिवली आपका B2, ये वैल्यू है मेरी। अब इन दोनों को मुझे मर्ज करना है डिक्शनरीज को, तो आप सिंपली क्या करते हो, प्रिंट मेथड, उसके अंदर भैया लेट्स से मुझे दिखाना है ना, आउटपुट कंसोल पे दिखाना है, इसलिए मैं आपको प्रिंट मेथड में ही करके दिखा रहा हूं। कर्ली ब्रैकेट्स आपको एनक्लोज कर लेना, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड मैनर में दोनों डिक्शनरी के नाम लिखने लगा, लेकिन नाम के आगे 2 स्टार लगाने हैं। 2 स्टार ऑफिसर्स हैं ये, 2 स्टार दोनों के आगे लगाना है। रिजल्ट में आपको देखिए दोनों मर्ज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर 1 स्टार लगाएंगे तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं क्या होगा। समझ आई बात? द कीज, क्या बोला मैंने, द कीज विल बी गेटिंग मर्ज्ड अगर 1 स्टार लगाते हो। 2 स्टार लगाते हो तो की, ये देखिए वापस एक बार दिखा देता हूं, जस्ट मैंने की वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए मैंने दोनों स्टार निकाल दिए, मैं आपको हर एक अल्टरनेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दोनों स्टार निकाल दिए तो एरर। ये नहीं हो सकता, बराबर है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक तो 1 स्टार लगाओ या डबल स्टार लगाओ, द वे यू वांट टू डू इट, बट डू इट इन दिस वे। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 31, लूप फ्रॉम 1 to n यूज द रेंज मेथड। अच्छा जी, तो यहां पे हमें 1 to n जाने के लिए बोला जा रहा है लूप के अंदर, लेकिन इसके लिए जो यूज किया जाता है पाइथन में वो है रेंज मेथड, जहां पे हम बताते हैं कि हमें शुरू कहां से करना है, हमारा जो इटरेशन है, यानी कि जो बेसिकली लूपिंग जो शुरू करना है वो 1 से, और एंड कहां पे करना है। तो इट एक्चुअली डजंट एंड एट 6। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं, When I mention the method range, और यहां पे जैसे 1,6 मैंने मेंशन किया, तो इसका मतलब होता है कि it will start from 1 then go to 2 then 3 then 4 then 5 then 6। नहीं,
6 पे नहीं जाता, -1, यानी कि जो भी आपका यहां पे आप रेंज ऑफ m कॉमा n मेंशन करते हो तो वो m से शुरू तो होता है, जैसे आप देख सकते हो 1 से जो बोला 1 से शुरू हुआ, लेकिन वो n -1 पे रुक जाता है, एंड हेंस इट इज ओनली स्टॉपिंग टिल 5, एंड दैट्स व्हाट यू विल सी इन द रिजल्ट। ये देखिए, दैट्स व्हाट द फंडा ऑफ रेंज इज, और वही आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपका यहां पे n 5 है तो आपको रेंज में क्या लेना पड़ेगा, 6। तो याद रखिए ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। हाँ, जब हम लोग इसको m n के रूप में देखते हैं तो यहां n -1 करना पड़ता है, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको 1 से लेके n तक जाना है तो आपको रेंज मेथड में क्या रखना होता है, 1 n + 1 ये रखना होता है, तब जाके आपको 1 से लेके n तक रेंज मिलता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 32, मल्टीप्लीकेशन टेबल। अरे अपना वो टेबल नहीं करते थे अपन, अरे 5 1 5, 5 2 10, तो ये लूप के थ्रू करके दिखाओ, लूप मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मैंने 5 का टेबल बोल दिया, मैं बोला n = 5, ये नंबर ले लिया, और अब इसमें मैं इटरेट करूंगा रेंज फ्रॉम 1 to 11। देखिए 1 to 10 टेबल होता है, तो 10 + 1 11, तो मुझे अगर 10 तक चलवाना है, अगर 5 का टेबल 5 1 5, 5 2 10, अगर 10 तक चलवाना है तो मुझे कहां तक लेना पड़ेगा, 10 + 1 11 तक जाना पड़ेगा। और यहां पे फिर मैं लूप स्टेटमेंट में क्या करूंगा, 5 1 5, मतलब यहां पे i की वैल्यू पहले क्या होगी रेंज में, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहां तक जाएगी, 10 तक। और ये पूरा आपका 5 का टेबल आपके सामने है, 5 1 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 50, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन क्रमांक 33, सम यूजिंग लूप। अच्छा जी, मतलब आपको सम कैलकुलेट करना है, एक टोटल निकालना है यूजिंग द लूप। मतलब इनिशियली आपका टोटल जो है मैंने 0 ले लिया लेट से, और आपका जो फॉर लूप चलेगा इन द रेंज ऑफ 1 to 6, यानी कहां तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक ही एक्चुअली जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मेरी जो i की वैल्यू है वो टोटल में ऐड करते जाने हैं। तो अब क्या होगा, देखिए जब मेरा पहला इटरेशन होगा तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो टोटल में क्या हो जाएगा, 0 + 1, क्योंकि पहले टोटल 0 है ना, तो 0 + 1 टोटल वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1। फिर जब i की वैल्यू 2 आएगी तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2 3। फिर उसके बाद i की वैल्यू अगले इटरेशन में 3 हो जाएगी, तो इसमें 3 + 3 आपका 6। फिर उसके बाद अगली वैल्यू जो है 4 हो जाएगी i की अगले इटरेशन में, तो 4 + 6 10, और आखिरी वैल्यू जो इटरेशन में 6 तक जाना है ना, तो 5 पे रुक जाएगा। तो 5 यहां पे 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। सो फाइनल आंसर, ये जो कैलकुलेशन अपन ने अभी किया, यही वो लूप में पर इटरेशन के बेसिस पे यहां टोटल वैल्यू को अपडेट करते हुए करेगा। और एक बार लूप से बाहर निकल गए तो टोटल की वैल्यू आपको 15, अरे बाबा, जो आपने कैलकुलेट की थी वही देखने को मिलेगी। इवन नंबर्स फ्रॉम लिस्ट, मतलब मैं यहां बोल रहा हूं लूप का ही ऑब्वियसली इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि वी आर गोइंग टू इटरेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जिसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, और मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो मेरे इवन नंबर्स है उन्हीं को दर्शाना है। तो मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी अपने लूप के अंदर। तो फॉर लूप आई इन मेंबरशिप, यानी कि आई जो है एक एक वैल्यू आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से वैल्यू उठाएगा। पहले इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 1 mod 2, 1 ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन 2 इज ऑड नंबर नहीं है, इवन है, 2 इज अ इवन नंबर, 2 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0, 4 डिवाइडेड बाय 2 इवन नंबर, रिमाइंडर 0। तो यहां पे आपको सिर्फ यही 2 नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इफ बॉडी में मैंने सिर्फ इवन को ही प्रिंट करने को बोला, इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट ही निकालने को बोला है, तो वही रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कंडीशनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ इसे मैंने फॉर के अंदर इफ में एम्बेड कर दिया, दैट्स इट। तो फॉर लूप कैसे चलता है हमको पता है, एक वैल्यू लेगा, हर इटरेशन में रिस्पेक्टिवली वो वैल्यू यहां पे 2 के साथ डिवाइड करके चेक करेगा रिमाइंडर 0 है क्या, अगर है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, अगले इटरेशन में जाएगा। दैट्स द सिंपल लॉजिक। क्वेश्चन 35, स्टार पैटर्न बनाना है। अच्छा जी, चलो पैटर्न वाला फंडा भी ले ही लेते हैं। अब ये स्टार पैटर्न की जो बातचीत कर रहा है उसमें मैं पहले आपको नॉर्मल लूप से करके दिखाता हूं। मोस्टली स्टार पैटर्न जब हम करते हैं तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट लगाने की लोग सोचते हैं, बट मैं आपको पहले नॉर्मली भी करके दिखाता हूं, फिर बाद में अपन अपना जो नेस्टेड वाला फंडा यानी कि फॉर के अंदर फॉर वाला जो लूप का फंडा होता है वो भी आपको दिखा दूंगा। पहले तो आप देखिए यहां पे लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 4, यानी ये कहां तक जाएगा, 1 से लेके 3 तक जाएगा। अब यहां मैंने क्या किया है, जो भी आपका स्टार है मल्टीप्लाइड बाय आई, यानी आपका आई वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टार दिखेंगे। तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1, तो आपको एक ही स्टार मिलेगा। फिर आई की अगले इटरेशन में वैल्यू क्या होगी, 2, फिर अगला एक और स्टार। मतलब आप इसे ऐसे सोचिए, द वैल्यूज ऑफ रेंज आर गोइंग टू बी फ्रॉम 1 2 और 3, बराबर है। तो पहले आई की वैल्यू 1 है तो एक स्टार दिखेगा, फिर आई की वैल्यू 2 है तो आपको 2 स्टार दिखेंगे, फिर आई की वैल्यू 3 है तो आपको यहां पे 3 स्टार दिखेंगे। तो इतना सिंपल यहां मैटर रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है विदाउट द नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यू आर सिंपली ट्राइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट स्ट्रिंग हाउ मेनी टाइम्स,
जितनी बार आपका रिस्पेक्टिवली आए वहां पे, मतलब जो वैल्यू आपके आए वहां पे रहेगा। तो वो मैंने यहां पे एक लूप के थ्रू भी करके दिखाया। अब चलिए मैं आपको इस तरीके से नेस्टेड लूपिंग के थ्रू भी ये फंडा करके दिखाता हूं। ये कुछ नहीं, मैंने थोड़ा फॉर्मेटिंग किया है, ये जो आप देख रहे हो ये एंड वगैरह लगाया ताकि आपको सेम लाइन पे स्टार 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 देखने को मिले, एक के नीचे एक ना आए, वो चीज के लिए मैंने रखा है। और यहां पे मैंने एक स्पेस थोड़ा छोड़ दिया, जैसे कि आप रिजल्ट देखोगे, ये देखिए आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, नॉट इवन सिंगल 19-20 का भी फर्क नहीं है, सेम रिजल्ट है। फॉर ऊपर वाला जो था 1 से लेके 4 तक, और नेस्टेड फॉर लूप में मैंने क्या किया, आई एम गोइंग फ्रॉम जे टू आई, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव डन। कि अगर मेरी आई की वैल्यू मान लीजिए 1 है तो वो एक ही लूप चलेगा नेस्टेड वाला, तो एक ही स्टार दिखेगा। अगर मेरी रिस्पेक्टिवली आई की वैल्यू 2 है तो जो नेस्टेड वाला है वो 2 लूप चलेगा, नेस्टेड वाला, अंदर वाला, इनर वाला, जो जिसे मैं नेस्टेड बोल रहा हूं यानी कि इनर वाला, तो आपको 2 स्टार मिलेंगे। और फिर जब आपकी आई की वैल्यू 3 होगी तो इट विल प्रिंट द 3, बिकॉज क्यों भैया, आपका इनर वाला जो है वो 3 बार चलेगा, 3 जे वैल्यू तब तक आपकी चलती जाएगी जितनी आपकी आई का फंडा रहेगा। वही तो रेंज यहां पे डिफाइन कर रहा हूं। तो इफ दैट इज व्हाई रेंज इज बीइंग मेंशन्ड, रेंज टिल 1, तो एक इटरेशन 2 0 1 इस तरीके से, बराबर है। तो ये फंडा समझना है, बाकी वो तो स्टार प्रिंट होके आपको सेम लाइन में दिखाने के लिए एंड मैंने दिखा दिया है, और ये रिजल्टेंट आपके सामने सिंपल है। क्वेश्चन क्रमांक 36 आ जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। ऐड फंक्शन, हमको एक फंक्शन बनाना है जिसके जरिए हम 2 नंबर को लेट से ऐड कर सकते हैं, और वो एडेड वैल्यू लेट से हमें रिटर्न करनी है। तो हमें डीईएफ कीवर्ड के साथ फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए फंक्शन ऐसे ही डिफाइन होता है, डीईएफ कीवर्ड यहां पे है, फंक्शन का नाम ऐड, जैसे आपने बोला था, चलो ऐड ही रख देते हैं। ए कॉमा बी, यहां पे रिस्पेक्टिवली ये 2 मेरे पैरामीटर्स रहेंगे जो कि वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, विच एवर आई एम थ्रोइंग वाइल कॉलिंग द वैल्यूज, बराबर, जो मैं पास कर रहा हूं वो वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का, कैच करने का काम जो है ये ए बी करेंगे, और बाकी इसका कैलकुलेशन ए प्लस बी करके जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न कर देंगे। तो देखिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं मेरे रिटर्न रिजल्ट को, तो इसलिए मैंने प्रिंट के अंदर ही कॉल किया है ऐड। आप उसे इंडिविजुअली भी कॉल कर सकते हैं, मतलब आप उसे देखो यार, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड कि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो थोड़ा स्पेस भी डाल देता हूं, हाँ, ताकि थोड़ा फर्क दिखेगा, नहीं तो लगेगा कि वो फंक्शन के अंदर का ही पार्ट है। ऐड, तो आपको फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम 2 और 3, तो ये 2 वैल्यू विल गो इनटू ए, 3 वैल्यू विल गो इनटू बी, तो 2 + 3 क्या होता है 5, एंड वाई 5 मिनट्स इंजीनियरिंग रिजल्ट में आपको रिटर्न होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स हाउ सिंपली यू कैन जस्ट ऐड द 2 नंबर्स एंड रिटर्न इट। अगर आपको स्क्वायरिंग फंक्शन चाहिए, मान लीजिए ऐड तो हो गया लेकिन आपको स्क्वायर करना है, रिस्पेक्टिवली एक वैल्यू आपने भेजी, उसका स्क्वायर्ड मुझे आंसर रिटर्न चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल फंडे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायर रूट डाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें। आप नंपाई की भी मदद ले सकते हो, क्योंकि नंपाई की मदद से जो है ये सारी चीजें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। स्क्वायर फंक्शन, यहां तो मैं भैया बात कर रहा हूं कि चलो अपन अपने ऑपरेटर्स की मदद से ये काम करते हैं, अपने ऑपरेटर्स की मदद से, जैसे कि अपने ये स्टार ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उनकी मदद से करके दिखा रहा हूं एकदम रॉ फॉर्म में। रिटर्न कंप्यूटेड वैल्यू, ये हमें आइडिया यहां पे बतानी है जो कि रिटर्न करनी है। तो स्क्वायर मेथड एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसका x इंटू एक्स यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं देखिए स्क्वायर यहां पे 4 सेंड कर रहा हूं, मतलब स्क्वायर ऑफ 4 मुझे चाहिए। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूं ये देखिए 16 मिल रहा है। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, **2 यानी रेस टू ऑपरेटर, x रेस टू 2, तो x की जो भी वैल्यू होगी रेस टू 2 अपने आप लग जाएगा एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आप रेस टू 3 करना चाहते हैं यानी कि क्यूब करना चाहते हैं, नॉट स्क्वायर, तो आपको रेस टू 3 भी मिल जाएगा। अगर आप रेस टू 4 करना चाहते हैं तो 4 भी मिल जाएगा। तो दैट इज द वेरिएशन दैट यू हैव टू ट्राई आउट। जब तक ये ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोडिंग का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इट्स मस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटेड। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन मतलब सिंपली देखिए, आपका ये फंक्शन आपने डिफाइन किया, ठीक है, ग्रीट नाम का, इसमें एक आपका पैरामीटर है, उस पैरामीटर को मैंने एक रिस्पेक्टिवली डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है कि मान लीजिए अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर यूजर ने कोई वैल्यू पास नहीं की तो उस वक्त कौन सी वैल्यू कंसीडर की जानी चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो वो वैल्यू मैंने उसको पहले से देके रख दी है, और वही वैल्यू जो है नेम इस रिस्पेक्टिव वेरिएबल को वो अंदर फंक्शन के यूज करेगा और प्रिंट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो। लेकिन अगर 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 मैं यहां पे कोई वैल्यू पास कर दूं, जैसे कि श्रीधर, अगर श्रीधर पास कर दूं तो वो आपकी जो रिस्पेक्टिव डिफॉल्ट वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है, क्योंकि अब वैल्यू तो पास कर दिया है। अब अगर वैल्यू पास कर दिया है तो जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है उस पर ओवरराइट हो जाएगी आपकी पास्ट वैल्यू श्रीधर, तो आप गेस्ट नहीं गिना जाएगा, श्रीधर गिना जाएगा। दैट्स द डिफरेंस यू हैव टू नोटिस। फिर कई बार पूछा जाता है एआरजीएस एग्जांपल दे दो भैया, एआरजीएस आर्गुमेंट्स क्या होते हैं वो जरा बता दो। तो इट इज अ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब जहां पे हमको नहीं पता
व्हेन वी डोंट नो व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन, हमें डिफाइन करते हुए फंक्शन ये नहीं पता है कि यूजर कितनी वैल्यूज पास कर सकता है, तो उस वक्त हम लोगों को सिर्फ अपने इस आर्ग्यूमेंट के आगे जो है एक स्टार लगा देना होता है। सिंपल सा एक वेरिएबल ही है, इसके आगे एक स्टार अगर आप लगा दोगे, दिस विल एक्ट एज अ लिस्ट, इट एक्ट्स एज अ लिस्ट। तो मतलब यहां पे आप जितनी भी वैल्यूज भेजोगे, जैसे कि मान लीजिए यहां पे ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, अब क्या होगा, मैं 1 भेज रहा हूं, 2 भेज रहा हूं, 3 भेज रहा हूं, 4 भेज रहा हूं, अब कैसे होगा, तो दिस 1 विल, ये मेरी लिस्ट है, दिस 1 विल गो इनटू द 0th इंडेक्स, दिस 2 विल गो इनटू द 1 इंडेक्स, दिस 3 विल गो इनटू द 2nd इंडेक्स एंड दिस 4 विल गो इनटू द 3rd इंडेक्स, इस तरीके से। और अब जब आपको एक्सेस करना होगा तब आप सिंपली अपने लिस्ट का नाम और यहां पर रिस्पेक्टिवली अपना जो इंडेक्स है वो मेंशन करके रिजल्ट में आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि लिस्ट के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखिए मैंने टोटल यहां भेज दिया और यहां पे 1 2 3 यहां पे जा रहा है, टोटल को कॉल किया और मैंने सम मेथड लगा दिया, जो कि अपने पाइथन का ही सम मेथड है, जो कि अप्लाई कर देगा आपके जितनी भी लिस्ट वैल्यूज हैं 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 आपको रिटर्न में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप सिंपली कुछ व्हाट वी कैन कॉल इट एज कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहां ले लेता हूं और यहाँ पे वैल्यू लेट से nums1 ले लेता हूँ। मैं अभी आपको कुछ अलग करके दिखा रहा हूँ, nums1 इक्वल टू nums0। अब देखिए 1 क्या रिटर्न में आया, 1। मतलब मैंने क्या किया कि भैया आपको ये दिखाने के लिए जो इंडेक्स 0 पे 1 बैठा है, इंडेक्स 2 पे ये देखो इंडेक्स 0 पे 1 बैठा है, इंडेक्स 1 पे जो है 2 बैठा है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू इधर गई, फिर उसके बाद ये 1 इंडेक्स की मैंने इसमें nums1 में डाली वेरिएबल में और इस nums1 को रिटर्न किया और रिटर्न करने के बाद वो वैल्यू सिर्फ एक ही रिटर्न हो रही है, दैट इज द 2। वो एक स्पेसिफिकली अगर आपको सिलेक्टिव वैल्यू चाहिए होंगी तो उसके लिए भी आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। आते हैं भैया क्वेश्चन क्रमांक 40 पे। अब इसके बाद सिर्फ 10 क्वेश्चंस बच गए हैं। अगर अभी तक आप यहां पे लगे हुए हैं, अगर अभी तक बने हुए हैं, तो अपने आप को भैया कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पैटर्न्स आप समझ चुके हो, बहुत सारी पाइथन की दुनिया की जानकारी आपको मिल चुकी है। ओके, अब ये KW आर्ग्यूमेंट एग्जांपल क्या होता है, इसमें बेसिकली इट एक्ट्स एज अ डिक्शनरी, जैसे कि की वैल्यू पेयर होता है वैसे। मतलब व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन शो जो मैंने डिफाइन किया है, मैं यहां पे की इक्वल टू वैल्यू यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर के साथ यहां पे मैं सेंड करता हूं की वैल्यू, इस तरीके से सेंड करता हूं। अब इसे डिक्शनरी की तरह एक्ट करवाने के लिए डबल स्टार, याद है डिक्शनरी डबल स्टार, मर्जिंग डबल स्टार, याद है या नहीं भूल गए, की वैल्यू पेयर दोनों जाते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा अगर आपको एनालॉजी पकड़नी तो वैसे पकड़ सकते हो, नहीं तो नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हो कि डबल स्टार आर्गुमेंट आपका एक डिक्शनरी की तरह एक्ट करेगा और ये की वैल्यू पेयर इसमें जाएंगे और जब मैं प्रिंट करूंगा इट विल बी प्रिंटेड लाइक अ डिक्शनरी की वैल्यू पेयर, एग्जैक्टली सिमिलर मैनर। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर एक से ज्यादा भेजना चाहूं तो बिल्कुल भेज सकते हो, किसने रोका है। अरे भाई इससे, अरे भाई तुमको देखो यार, नेम 1 मैं एक और की ले लेता हूं और इसमें लेट से मैं कुछ एक और इस तरीके से, ये लो जी 2 की वैल्यू पेयर आ गए आपके, जितने भेजने हैं भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जितनी की वैल्यू पेयर आपका डिक्शनरी रख सकता है उतने रख सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही भेजोगे या 2 ही भेजोगे, ना ना ना, फुल परमिशन है। उसके बाद यहां पे मैं बात करता हूं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन को समझाओ, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कॉम्पैक्ट लिस्ट क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे लिस्ट बनाने के इससे पहले बहुत सारे तरीके पता हैं। मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड मैनर में अपनी जो वैल्यूज है वो मेंशन करके अपना लिस्ट बना सकता हूं। लिस्ट मेथड जो मेरे पास अवेलेबल था उसके थ्रू भी लिस्ट बना सकता हूं। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में हम क्या करते हैं कि एक कॉम्पैक्ट लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लूप का इस्तेमाल कर लिया, मैंने फॉर लूप लगा दिया, x को बोल दिया इन रेंज ऑफ 5। तो इन रेंज ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग कहां से होगी, बाय डिफॉल्ट 0 से। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4, 5 तक नहीं जाएगा, 4 तक, एक -1 रहता है तो 4 तक जाएगा। और यहां पे जो भी आपकी x की वैल्यूज रहेंगी लूप में, दे विल बी गेटिंग स्क्वायर्ड। मतलब जैसे कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, और ये कितना होता है 16। तो ये आपकी लिस्ट बनेगी। दिस इज व्हाट द लिस्ट यू विल गेट, आंसर आपके सामने। दैट्स हाउ इट इज बीइंग गेटिंग प्रिपेयर्ड। तो ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है ये वन लाइनर फॉर लूप का लाइक मैजिक है। फॉर लूप की बॉडी में अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो आप उसको फॉर के पीछे लिख सकते हैं, उस एग्जीक्यूशन पार्ट को, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस ऑल इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, अगर ये नहीं किया तो फिर भैया गड़बड़ है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज यहां पे किया हुआ है, ये बात अपने को समझनी है। क्वेश्चन क्रमांक 42, लैम्बडा फंक्शन जिसे अपन कहते हैं एनोनिमस फंक्शन,
बहुत ही सिंपल है। मतलब ये हमारा कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, जैसे हम डिफाइन कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, पैरामीटर्स मेंशन करते हैं, लिस्ट मेंशन करते हैं, फिर बॉडी डिफाइन करते हैं। ये नॉर्मल वाला फंडा नहीं है। इसमें हम लोग क्या सबसे पहले मेंशन करते हैं, लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा फंक्शन बनने वाला है। और ये एनोनिमस इसलिए क्योंकि इसका क्या ही नाम है, कुछ बताया नहीं आपने, इसमें सीधा आपने बिहेवियर दे दिया। जैसे कि मैंने बोल दिया a कॉमा बी कोलन a प्लस बी, यानी मैंने क्या बोला कि आपका ये जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं a और b ये दो वैल्यूज सेंड करूंगा कॉल करते वक्त। ठीक है, आपको कोलन के बाद क्या डिफाइन करना होता है कि आपने इन दो वैल्यूज का करना क्या है। तो मैं बोला इस पे a प्लस बी कर देना है। क्या करना है, a प्लस बी, और ये a प्लस बी करने के बाद आपका रिस्पेक्टिवली ऐड वाला फंडा यहां पे बन जाएगा। तो यही जो ऐड वेरिएबल लैम्बडा में जनरली हम यही करते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लैम्बडा डिफाइन करते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम अपना वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, जिस नाम को यूज करके हम कॉल कर रहे हैं इस एनोनिमस लैम्बडा फंक्शन को बाय पासिंग 2 and 3। 2 वैल्यू विल बी असाइन टू a, 3 विल बी असाइन टू b, एंड दिस इज द रिजल्ट यू गेट। क्योंकि ये जो रिजल्ट मुझे मिला है ये a प्लस b यानी 2 प्लस 3 के ऐड करने से, ऐड में मुझे असाइन करने से रिजल्ट यहां पे रिटर्न में मिल रहा है। ये है बातें लैम्बडा फंक्शन की, सीधी सटीक टू द पॉइंट सारी बातें मैं कर रहा हूं विद अजम्पशन कि आपको थोड़ा सा बेसिक पहले से नॉलेज है, बट स्टिल आई एम गेटिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसा नहीं कि मैं ओवरव्यू बस बता बता के खत्म कर रहा हूं, मैं स्क्रैच से भी आपको बता रहा हूं कि ये क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, फिर ये कैसे रिटर्न कर रहा है, वो भी चीज बताते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन 43 मैप एग्जाम्पल। ठीक है, आपने लैम्बडा का बात किया, अब इस लैम्बडा में मुझे रिस्पेक्टिवली मैप इस फंक्शन का भी एग्जाम्पल दो। मैपिंग क्या होता है वो भी बताओ। इट्स सिंपली अप्लाइंग द फंक्शन टू इटरेटेबल, जैसे कि लिस्ट एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है, तो उसे मुझे ये वैल्यूज जो आपकी लैम्बडा की जनरेट होंगी वो मैप अप करनी है, वो मुझे उसको असाइन करनी है। जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले लैम्बडा से शुरुआत करते हैं। लैम्बडा यहां पे एक ही वैल्यू होगी जो कि रिस्पेक्टिवली आपको मिलने वाली है, और इसमें आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, x इंटू एक्स, मतलब उसका स्क्वायर करना है। और आपने वैल्यू कौन सी पास की है, 1, 2, 3। तो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ अ लिस्ट यू हैव पास्ड। अब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 इंटू 1 1, मतलब स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो 1 4 9। ये वैल्यूज जो है मैपअप की जाती हैं आपके लिस्ट के लिए जो आपको रिजल्ट में दिखने वाली है। एग्जैक्टली यही चीज है, देख सकते हो। पहले मैंने आंसर बताया फिर एग्जीक्यूट किया है, ऐसा नहीं कि पहले आंसर दिखा हुआ है फिर एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताया। यही जो कैलकुलेशन है आपके इस लिस्ट का, इसे मैपअप कर दिया जाता है टू द लिस्ट दैट यू आर गोइंग टू प्रिंट इन द आउटपुट कंसोल। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल 40, अच्छा क्वेश्चन 44 में, अच्छा फिल्टर एग्जाम्पल लेना है। अच्छा क्वेश्चन 44 में फिल्टर का एग्जाम्पल लेना, मतलब अब यहां पे कंडीशनिंग होगी, यहां फिल्टरिंग होगी रे बाबा। मतलब यहां सिंपली मैपिंग था ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यूज, यहां फिल्टरिंग है ऑफ द गिवन वैल्यूज। कैसे, लैम्बडा फंक्शन जहां पे आपका x एक इनपुट यानी कि ये लिस्ट आपका चला जाएगा, उसमें मैं कंडीशन लगाता हूं कि कौन कौन से इस लिस्ट के एलिमेंट्स इवन है। इसीलिए तो मैंने बोला x mod 2 इक्वल टू 0। तो लिस्ट की एक एक एलिमेंट लेगा, एक एक वैल्यू लेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करेगा और देखेगा क्या इसका रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 किसका होगा, सिर्फ इवन वैल्यूज का। तो रिजल्टेंट में कौन दिखेगा, 2 and 4। वही आपको अपने रिजल्टेंट लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो फिल्टर, मैप, ये बड़े बेसिक चीजें हैं। एन्यूमरेट का यूजेज आप मुझे बताइए, जो कि एक सीक्वेंस में चलता है। इंडेक्स एंड वैल्यू इटरेशन में आपको दोनों दिखाता हूं। देखिए एन्यूमरेट वाला फंडा मैंने यहां पे ले लिया, अपनी एक तरीके से लिस्ट ले ली है जिसमें दो वैल्यूज है a और b। अब एन्यूमरेट क्या करेगा, इसमें जो ये वैल्यू है a वो तो देगा ही देगा मुझे, वो तो रिटर्न करेगा ही करेगा इन द रिस्पेक्टिवली v। लेकिन जो सबसे पहली चीज वो एन्यूमरेट रिटर्न करता है फॉर दिस लिस्ट इज द इंडेक्स। वही चीज यहां पे की जा रही है। इंडेक्स एंड वैल्यू इटरेशन के साथ अगर खेलना है तो एन्यूमरेट इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले वो जो a है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, दैट इज 0, और फिर उस 0 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है a, वो मुझे यहां पे पहले इटरेशन में मिल जाएगा, जिसे मैं सिंपली यहां प्रिंट कर दूंगा। अगले इटरेशन में क्या होगा, 1, b, और वही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली द सेम। 46 के ऊपर बात करते हैं, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल एग्जांपल। ये तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं ना, इम्यूटेबल म्यूटेबल वाला फंडा, लिस्ट और टपल। लेकिन फिर भी चलो एग्जांपल के साथ मैं आपको बता ही देता हूं। A ये मेरी एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन किया गया है। B ये मेरा एक टपल है, राउंड ब्रैकेट में डिफाइन किया गया है। इसे मैंने जानबूझ के कमेंट किया क्योंकि एरर आने वाला है इसीलिए मैंने कमेंट कर रखा है। पहले आपको नॉर्मल एग्जीक्यूशन दिखाता हूं। अब देखिए A जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, उसे चेंज किया जा सकता है बनने के बाद, उसमें कोई दिक्कत की और गलत बात नहीं है।
वो दिखाने के लिए हमारे पास अपेंड मेथड है कि एक बार 1 2 आ गया, उसके बाद 3 भी लास्ट में ऐड हो सकता है, और मैं उसको ए को प्रिंट करके भी दिखाता हूं। तो देखिए 1 2 3 आपके सामने आ चुका है, क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं टपल के साथ करना चाहूं तो, यानी ऐसा कोई मेथड जो लेट्स लिस्ट में काम कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट कि यार शायद वो टपल में भी काम कर जाए। बराबर इधर एरर है, बोलता है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है जैसे कि हम लोग लिस्ट की किसी एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो चेंज करना चाहे, इज इट पॉसिबल? लेट्स से मुझे 0th इंडेक्स पे जो अभी टपल में 1 है उसकी जगह मुझे 5 चाहिए, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? चलो मैं प्रिंट बी करके देखता हूं अभी। टपल डज नॉट सपोर्ट एनी आइटम असाइनमेंट। भाई ये तो अपडेट ही नहीं हो रहा है यार। इंसर्ट मेथड काम करता है, देखते हैं। डॉट इंसर्ट, मतलब अब मैं सभी प्रयास यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं, इंसर्ट करके देखते हैं। लेट्स से मुझे 0th इंडेक्स पे 5 इंसर्ट करना है, और यार इट हैज नो, मतलब समझ आ गई बात? क्लियर हो गया कि नहीं? अब कितना करके दिखाऊं, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल के एग्जांपल आपके सामने हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 47, जहां पे इज वर्सेस इक्वल टू का समझ हमें होना चाहिए। एक आइडेंटिटी की बात करता है, एक इक्वालिटी। इक्वालिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर, वो इक्वालिटी की बात करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे ऑफ द इक्वल टू ऑपरेटर मौजूद है, क्या वो दोनों सेम है। और यहां पे इज का मतलब होता है आइडेंटिटी। क्या ये देखो, ए और बी के बीच में जब मैं इज लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं उनकी आइडेंटिटी चेक कर रहा हूं, क्या वो दोनों सेम आइडेंटिटी फॉलो करते हैं। और जब मैं ए इक्वल टू बी की बात करता हूं, यानी कि क्या उन दोनों में वैल्यू इक्वालिटी है। रिजल्ट में आप देख सकते हैं A and B does not hold the same identity. They are at the two different locations, two different things, two different objects in the Python. अगर आप देखोगे Python के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट ही है, तो ये A और B जो दो लिस्ट बनाए, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही, जो कि दोनों डिफरेंट है, दोनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करूं तो हाँ, जबकि अगर आप देखोगे इसमें पहले वाले में ट्रू आया, क्यों? ए और बी के अंदर जो लिस्ट के अंदर वैल्यू है वो सेम है, वो इक्वल है, इस वजह से भैया उसको वो इक्वल बोल रहा है, ट्रू दे रहा है। अगर मैं अभी ऐसा कर दूं तो ए इज ए, समझो कि नहीं रे बाबा? अभी समझो कि नहीं? अब ए और ए दोनों साइड में रख दिए, तो अब ये तो दोनों आइडेंटिकल है, बिकॉज दे बोथ आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट्स। सो वहां पे उन दोनों की आइडेंटिटी सेम निकल के आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। कॉपी लिस्ट एग्जांपल, मतलब एक लिस्ट आपको दे दी गई है, उसकी कॉपी आपको करनी है, तो कैसे की जाएगी ये बात समझते हैं। ये देखिए यहां पे समझिए, कॉपी, हाँ, इंपोर्ट कॉपी के जरिए भी आप कर सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन है पाइथन में, इंपोर्ट कॉपी करके एक लिस्ट बना के इस रिस्पेक्टिवली कॉपी में जो कॉपी मेथड है उसे अप्लाई करके ए जो लिस्ट है वो डायरेक्टली बी को जा सकता है। ये कॉपी किया जा सकता है, एक वन ऑफ द वे है, एक तरीका है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और फिर भैया आप इस बी में जो भी आप अपेंड करना चाहो, जैसे कि लिस्ट में करते हैं, है ना, अलाउडेड मेथड है, तो 3 आप अपेंड करना चाहो तो आपको देखने को मिल जाएगा। ए में 1,2, मतलब वो जो है वो शैलो कॉपी है, मतलब आपने अगर ओरिजिनल में कुछ नहीं किया है, डुप्लीकेट में अगर चेंजेस किए तो वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट काइंड ऑफ कॉपी आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ए अभी भी इंटैक्ट है। जनरली डेटा की दुनिया में हम लोग ये अप्लाई करते हैं क्योंकि ओरिजिनल के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, हम लोग उसकी कॉपी बना के उसके कॉपी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ताकि उसका इंपैक्ट जो है ए के ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर ना पड़े। बाकी बी में जो मैंने अपेंड किया था वो तो हो ही गया। एक और चीज आप यहां पे कर सकते हैं, ए डॉट कॉपी, यू कैन डू दिस थिंग। आप इसे यहां से हटा सकते हैं विदाउट इंपोर्टिंग दैट। आप यहां पे ये चीज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन यूज द लिस्ट नेम कॉपी मेथड, डायरेक्टली आपका ए जो है उसका एग्जैक्ट कंटेंट बी में कॉपी हो जाएगा, और फिर जो भी आप जैसा भी करना चाहे वो शैलो कॉपी बिहेवियर आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। सिंपल, इजी, और सारे अल्टरनेटिव में बताते जा रहा हूं। क्वेश्चन 49, लास्ट 2 बच गए हैं। ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग एक बार करके दिखाओ भैया। ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग एट अ बेसिक, हैंडल द रन टाइम एरर्स। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई गलती हो जाती है, इफ देयर इज सम मिस्टेक और प्रॉब्लम या एरर, जैसे पिछली बार आया था, तो क्या होता है ना, उसके रिस्पेक्टिवली एग्जीक्यूशन रुक जाता है यार, और हमें इसी एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो कैसे करेंगे? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में हम जनरली उन स्टेटमेंट्स को रखते हैं जो कि बहुत ही हाईली पॉसिबल है कि ये गंडेंगे मतलब गलती करेंगे, ये मिट्टी खाएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये एरर जनरेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 डिवीजन एरर, इसे 0 डिवीजन एरर कहते हैं।
अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दोगे तो आंसर नहीं आता तो वो जीरो डिवीजन एरर कहलाता है। तो जब ये एरर मेरा थ्रो होगा, व्हेन दिस एरर विल बी थ्रोन, तो उसे पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए, हैंडल करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा जाता है कि आप कैसे हैंडल करोगे। लेट्स से मैं जस्ट एक प्रिंट कर देता हूं एरर। तो आप देखिए आपको नॉर्मल एरर नहीं देखने को मिल रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी द नॉर्मल एरर, यू आर एबल टू सी जस्ट अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द आउटपुट कंसोल। इस तरीके से आपने उसे हैंडल किया। इसमें भी और चीजें जैसे आप अगर कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इसे कॉपी करता हूं और इसे इस तरीके से अगर रन करता हूं, क्या दिख रहा है, जीरो डिवीजन एरर। तो आप इस नाम को यहां पे कॉपी कर सकते हैं और इस एक्सेप्ट के आगे ऐसे लगा भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तब लगाते हैं जब आपके पास भैया लेट से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो एरर आने की, मतलब टाइप एरर भी हो सकता है, लेट से नेम एरर भी हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर भी हो सकता है। तो जैसे एयरपोर्ट के आगे बहुत सारे लोग भैया बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं पार्टी लेके खड़ा होता हूं, श्रीधर मानकर सर जी, तो उन्हीं के लिए बना है वो। जैसे ही वो बाहर आएंगे पार्टी देख के मेरी तरफ ही आएंगे, क्योंकि आगे हैंडल मैं ही उनको करने वाला हूं, होटल तक जाना है, इवेंट में जाना है, मैं ही उनको लेके जाने वाला हूं। तो दिस इज लाइक दैट एक्सेप्ट ब्लॉक जो कि एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है। आप बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, यू विल गेट द error, not that error, not this error you will get this error. That's how the alternatives work. And for the one shot of this, the last question, 50वां सवाल, सिंपल क्लास एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, क्रिएट अ क्लास विद कंस्ट्रक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं लेट्स से कंस्ट्रक्टर के साथ बनाना है हमें। तो हम देखिए यहां पे क्लास को डिफाइन करते हो, क्या क्या चीजें याद रखते हैं या आपको पता होनी चाहिए। क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, कोलन ऑपरेटर, और ये आपका जो इंडेंटेशन ब्लॉक है वो देना चाहिए, ताकि आपका रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्लास डिफाइन हो सके, उसकी क्लास के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है, मेंबर फंक्शंस है, डेटा मेंबर्स है, वो डिफाइन हो सके। ये है आपका कंस्ट्रक्टर, जो कि आप रिस्पेक्टिवली जब अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन कॉल होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, जिसमें आपका सेल्फ जो है दैट इज ऑब्जेक्ट सेल्फ वहां पे मौजूद रहता है। ये नेम वो है जो कि आप यहां पे पास करने वाले, वो नेम एट्रीब्यूट में जाएगा, और ये बेसिकली आपके नेम जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये आपका काइंड ऑफ डेटा मेंबर है, यानी कि इट्स अ मेंबर ऑफ दैट क्लास। ओके, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स से मैं इस पर डबल ई लगा देता हूं, आई विल जस्ट अप्लाई डबल ई, तो आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होगा ये नेमी और ये नेम में, क्योंकि एलेक्स जो है ये नेमी में जाएगा और ये नेमी का जो वैल्यू एलेक्स है वो आपके नेम डेटा मेंबर में जाएगा। बाकी अगर आपको मेंबर फंक्शन का भी अगर समझना है तो इट्स लाइक जैसे आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो डेटा मेंबर है क्लास के, और जैसे फंक्शंस डिफाइन करते हो तो वो मेंबर फंक्शंस हो जाते हैं आपके क्लास के। तो जैसे कि शो मेथड मैंने यहां पे देखिए सिमिलर वे में डिफाइन शो, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये आपका मेंबर फंक्शन डिफाइंड मेथड है। तो ये शो मेथड है जिसमें सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है वो ऑब्जेक्ट खुद यहां पे स्वयं मौजूद रहेगा। दिस विल बी सिंपली ट्रीटेड एज अ, दिस स्टेटमेंट विल देन बी सिंपली ट्रीटेड एज अ पी डॉट नेम, और पी डॉट नेम क्या है, एलेक्स, और वही चीज आपको यहां पे डिस्प्ले होते हुए देखने को मिल जाएगी रिजल्ट में। सिंपल एज दैट। तो यहां पे कंफ्यूजन नामों का अगर है तो नाम डिफरेंट रख सकते हो, इट्स जस्ट अ वेरिएबल दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर वैल्यू एलेक्स। अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं तो लेट्स से एंड अपन श्रीधर के साथ करते हैं, ये देखिए जी श्रीधर। तो आपका यहां पे जो क्रिएट हो रहा है ये पी, ये एक ऑब्जेक्ट है उस क्लास का विद अ डेटा मेंबर नेम वैल्यू एज श्रीधर, और आप जब शो कॉल करते हो तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर रहे हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो, उसकी जो मेंबर फंक्शन है उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये शो का कॉल यहां जाता है और फिर यहां पे आपका पी डॉट नेम, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जो कॉल कर रहा है, पी डॉट नेम यानी कि आपका उस ऑब्जेक्ट का नेम डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, जो कि श्रीधर हमने पास की थी वही यहां पे मुझे मिल रही है। दैट इज द सिंपल केस ऑफ क्लास। एक बहुत सारी डिटेल्स हमने शेयर कर ली, हमने सेल्फ देख लिया, कंस्ट्रक्टर देख लिया, मेंबर फंक्शन देख लिया, डेटा मेंबर देख लिया, ऑब्जेक्ट क्लास के बेसिक यहां पे समझ लिए एक ही छोटे कोड स्निपेट के साथ विद द रिजल्ट। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे ये 50 के 50 क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें मोस्टली मैंने वो जितने भी सारे पर्सपेक्टिव हैं हमारे पाइथन की दुनिया के वो कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारा मतलब जस्ट नॉट द क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनिंग, मैंने आपको बहुत फ्रॉम स्क्रैच भी उनके सिंटैक्स भी बताया, वर्किंग भी बताया, फ्लो भी बताया, प्रॉपर्टीज भी बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई, जिनकी मदद से ना आपको पाइथन और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये मैं आशा करके चलता हूं। और अब आपको वो जो डर है कि अब मैं पाइथन में कोड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, या मतलब क्या भैया सिचुएशन कैसा रहेगा, डर लगता है कोड अपने हाथ से निकलने में, नहीं निकलता कोड हाथ से, तो अब निकलेगा, अब बड़ी आसानी से निकलेगा और बहुत जल्दी में निकलेगा, क्योंकि अब आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को जो मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर अ बिगिनर टू गेटिंग ट्रेन्ड ऑन पाइथन, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं। होपफुली आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। डोंट वरी, ये जो कोड फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, वहां से डाउनलोड करके अपने एंड पे आप भैया अपना इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया होगा, हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, लाइक कीजिए यार, बिना लाइक करे मत जाइए यार। क्या है, एफर्टलेस काम है यार, एक लाइक ही तो करना है। कमेंट कीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा, बड़ा अमेजिंग सा लगा, या कहाँ आप फंस रहे हो, किस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है, वो कमेंट कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए दोस्तों। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स यार, उनकी मदद भी हो जाती है, वो वीडियोस भी देख लेते हैं, शेयर भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। करिए सब्सक्राइब यार, आपको ऐसे ही अमेजिंग और जो वीडियोस में आगे लाने वाला हूं ना, आपको आइडिया भी नहीं कितने खतरनाक खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में पक रहे हैं भैया वीडियोस को लेके। वो जब आपके पास पहुंचेंगे, तो जब ऑन टाइम पहुंचेंगे तो आप ऑन टाइम देख सके, इसीलिए आप सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करिए यार। मिलते हैं भैया अगले वन शॉट में, अगले खतरनाक आइडिया में, जहां पे और भी कुछ इंटरेस्टिंग आपको मैं समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर जी।